बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, श्रवण भारत के क्रांतिकारी वीरों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं। आज हम एक ऐसे हमारे पुरखे को याद करेंगे। आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर 1911 को हमारे एक बहुत ही क्रांतिकारी योद्धा, और आपका नाम लल्लई सिंह जी यादव है। आप सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए पूरी ज़िंदगी आपने संघर्ष किया। आपने सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की। जो आपने अत्यंत जो किताबें आपने लिखी, हिंदू धर्म के ठेकेदारों की नींद उड़ गई, ऐसी किताबें आपने लिखी। आप उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। आपका जन्म 1 सितंबर 1911 उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के ज़िले कठारा गांव में एक कृषक परिवार या कह सकते किसान परिवार में हुआ। आपके पिताजी गज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी व्यक्ति थे। आर्य समाज का मतलब उत्तर भारत में ब्राह्मणवाद की एक ऐसी कट्टर विचारधारा या आरएसएस की शैडो ऑर्गेनाइजेशन आप आर्य समाज को कह सकते हो। आपके पिताजी गज्जू सिंह जी उस विचारधारा से संबंध रखते थे। आपकी माताजी मूला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी जो है साधो सिंह यादव जी के बेटी थी। उनका निवास ग्राम मकरदापुर रेलवे स्टेशन रूरा के पास था। जिला कानपुर की ही साध्वी पुत्री थी। आपके मामा जी नारायण सिंह यादव धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति थे, यानी उनको भी हम ये कह सकते हैं कि सब के सब जी लोग जो है आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। पुराने धार्मिक होने के नाते यह परिवार अंधविश्वासी रूढ़ियों आदि से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं। ऐसे परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। आप ऐसे घर में पैदा हुए और अंधविश्वास रूढ़िवादी तोड़ने वाला कोई आप में से नहीं था। आपने जो है उर्दू भाषा को लेकर 1928 में आपने मिडिल पास किया। 1929 से लेकर 1931 तक उसके बाद जो है आप 1929 से 1931 तक आप मिडिल पास करके फॉरेस्ट गार्ड लगे। 1929 से लेकर 1931 तक आप पोस्ट गार्ड रहे। 1931 में आपका विवाह दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव ग्राम जरेला निकट रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर के साथ हुआ। 1933 में आप सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना में आपके कांस्टेबल के पद पर भर्ती होगी। अब ये दूसरी नौकरी थी आपकी। नौकरी के समय जो है विभिन्न आपने शिक्षाओं को पूरा किया जो अधूरी रह गई थी। 1940 ईस्वी में आपने जब नौकरियों में रहते हुए जिस तरीके के जो हालात थे, उन हालात से गुजरते हुए आपको ये लगा कि नौकरी में बहुत सारे बंधन हैं और बहुत सारी बातें जो आपके मन में जो अब कुछ आती थी वो चीज़ें आप उसमें नहीं कर सकते थे। कुछ आज़ादी के आंदोलन का आपके ऊपर असर आया, उसकी वजह से जो है आप रह नहीं पाते थे। तो आपने कुछ बातें अधिकारियों के सामने, दूसरे लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया। जब ये चीज़ें कहने मात्र से काम नहीं चला तो आपने जो है समय समय पे इसके लिए कुछ साथियों को अपने साथ जोड़ा जो आपकी विचारधारा के जो लोग थे। और यूँ कह सकते उस वक्त चाहे वो नौकरी में थे या जो बच्चे विद्यार्थी थे या युवा जो था, ऐसे वक्त में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया। तो उस आंदोलन के अंदर जो है सब लोग लगे हुए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि जो सिपाही, जो पुलिस के अंदर जो हमारे समाज के जो लोग थे वो चुप रह जाते। तो इसलिए आप उसके अंदर भी सोल्जर ऑफ द वार आपने किताब लिखी, सिपाही की तबाही एक किताब लिखी, जिसमें आपने अंग्रेज़ सरकार ने इसको क्रांतिकारी विचार आपके माने और क्रांतिकारी विचार माने इस बात के लिए अंग्रेज़ सरकार के आपके उच्च अधिकारियों तक आपकी शिकायत की गई। और ये सब बातें आपको आज़ाद हिंद फौज के साथ जोड़ने की भी कोशिश की। ग्वालियर के राज्य आज़ादी पर जनता और सरकारी मुलाजिम को संगठित करने के लिए आपने जो है फौज में हड़ताल करवाई। ऐसा जो है आपके ऊपर वो आरोप लगाते रहे। आपका बलिदान, आपने एक कविता लिखी जिसका सबसे ज़्यादा सिपाही आपके साथी जो जिसके ऊपर ज़्यादा गुनगुनाते थे, गाते थे, बलिदान
बलिदान न ही सिंहों का होता है। आप जो कहते थे कि बलिदान कभी भी शेरों का नहीं होता, बकरे की बलि जो है बेदी पर लाए गए, यानी बकरे जितने हैं वो बलि की बेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, यानी जो विषधारी है, जो जहर देता है, जिसके मुंह से उनसे जो जहर पैदा होता है, उसको दूध पिलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया। केंचुए कटिया में फंसाए गए, केंचुए जो है कटिया में फंसाए गए। नए काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। और जो टेढ़े यानी हर बात का जो जवाब देते थे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, सीधों पर आरे चलाए गए। और सीधे साधे लोग थे उनको जो है आरा मशीन चला के या आरे या कटार से उनको काटा गया। बलवान का ना बाल बांका हो कोई, बलवान का ना बाल बांका हो कोई, भया बलहीन सदा तड़पाए गए। लेकिन बलहीन जो कमज़ोर लोगों को हमेशा के लिए तड़पाया गया। ऐसे क्रांतिकारी विचारों की वजह से जो है आपके साथी आपको हमेशा बिस्मिल और उनके बराबर आपको रखते थे। ऐसे जो है आप इस हिसाब से जो है एक क्रांतिकारी सिपाही के तौर पे आप जो है बनते जा रहे थे। आपकी एक पहचान अपने साथियों के अंदर हो रही थी। उसी समय सभादार में जुटे और दूसरी चीज़ें शुरू थी। अब आपको कुछ साथियों ने या कुछ वरिष्ठ साथियों ने इस बात के लिए ये कोशिश की कि क्यों ना आपके इन विचारों को मोड़ा जाए। तो उस विचारों को मोड़ने के लिए जो है आपके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको कुछ किताबें आपको ला के दी, जिसमें श्रुति है, स्मृति है, पुराण है और रामायण है। ये सब बातें जो आपको दी कि ताकि ये इस व्यक्ति को या इस नौजवान को इस बात से रोका जा सके। तो वो उन बातों को आप पे कोई असर नहीं हुआ और उसका आपने जो सबका गहराई से अध्ययन किया, वो गहराई से अध्ययन करते हुए आपको कुछ लगा हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास। अब आपको पता चला कि हिंदू शास्त्रों में होता क्या है। पहली बार एक ऐसा क्रांतिकारी नौजवान जो बंदूक की नोक से और जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने वाला, अनुशासन के साथ गन और वो चलाने वाला एक व्यक्ति, उसको ये इस बात का पहली बार पता चला कि हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, जिसके अंदर इतना अंधविश्वास है, विश्वासघात है, पखंड है, ये सारी बातें आपने जो पढ़ने के बाद आप तिलमिला उठे। आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। स्थान सर्व ब्राह्मण आपने जब देखा कि हर शास्त्र में, हर हिंदुओं के हर शास्त्र में, ग्रंथ में सब का सब ब्राह्मण महिमा से भरा हुआ है, बखान किए गए हैं, तो आपको इस बात का दर्द हुआ। आपने देखा जो किसान है, दलित है, पिछड़े हैं, शोषित है, उन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उनको सब शोषण करने के लिए जो है ये सब ग्रंथ उनका लगातार सदियों से शोषण करने के लिए ग्रंथों के रचना की गई है। ऐसी चीज़ें आपको लगी। आपका ये चीज़ें जब आपने देखी तो आपका जो दिमाग जो है दूसरा बागी हो चुका। आपका दिमाग जो है अभी शरीर में एक दिमाग एक बागी हो गया कि क्या ये सब कुछ कब से चलता आ रहा है। तब आपको पता चला कि कितने सदियों से चलता आ रहा है। ऐसा कुछ कर उठने के लिए अब आप में एक बदलाव आया। ऐसी स्थिति में सामाजिक मानसिकता की दास्ता के षड्यंत्र से व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में जब धर्म को छोड़ने का मन बना लिया, आपने उस दिन निर्णय लिया कि मैं ऐसे जो आर्य समाज के अंदर आपका जन्म हुआ, आपका लालन पालन हुआ, जो आर्य समाज के ठेकेदारों ने आपको जिस तरीके से जानबूझ के जिस टाइप का आपको बनाया गया था, वो सब बातों से आपका विश्वास उठता जा रहा था। और आपने देखा कि ये कितना बड़ा और अब इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि समाज के ठेकेदारों ने जानबूझकर एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत शूद्रों में दो वर्ग बना दिए। एक वो शूद्र जिसको छुआ जा सकता है, एक वो शूद्र जिसको छुआ नहीं जा सकता, यानी टचेबल शूद्र, अनटचेबल शूद्र। वर्ण व्यवस्था की असली बारीकियों को अब आपने समझना शुरू किया। जब एक क्रांतिकारी किसी एक बारीकियों को समझने की कोशिश करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। आपके चारों तरफ आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, दूसरे लोग भी आपको इस बात के लिए समझाते थे, दबाव डालते थे कि नहीं ये चीज़ें अब ठीक नहीं है, आपको आपकी जैसी ड्यूटी है वैसी ड्यूटी करनी चाहिए। तो आपका अब नौकरी में आपका मन नहीं था, आप तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन करने का आपका मन था। तो आपने ऐसे हालत में ऐसी व्यवस्था का सामाजिक विषमता का मूल क्या है, उसमें मूल में जब आपको पता चला कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति, पुराण इन सब चीज़ों को जो हम बदलना चाहते हैं, ये सब पुराण और ये सब कुछ तब तक बदलने नहीं तक जब तक ये है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं। आपने पहली बार एक दुनिया के सामने एक विषय रखा कि सामाजिक व्यवस्था का सुधार
केवल सामाजिक व्यवस्था का सुधार, इस विषमता का सुधार जो ऐसे नहीं हो सकता, इसके अपितु ये कैसे हो सकता है, इसके अलगाव में जब इससे अगर हम दूर करेंगे अपने आप को तो हो सकता है। वर्ण व्यवस्था में रह के किसी चीज़ को सुधारा नहीं जा सकता। ये पहली बार आपने एक बहुत बड़ी थ्योरी दी समाज को। अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम जो है साहित्य है। अब आपके मन में जितने जो विचार रोज़ पैदा हो रहे थे, इन विचारों को लोगों के बीच में कैसे लेके जाया जाए, इसके लिए साहित्य रचना का काम आपने शुरू किया। ये कार्य करने के लिए जो ही आपने ये काम अपने हाथों में लिया, तो अब क्योंकि प्रकृति के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है। आपकी माताजी 1925 में उनका इंतकाल हो गया, 1939 में लगभग 14 साल बाद आपकी पत्नी का इंतकाल हो गया, और ठीक इनके जो है 7 साल बाद आपकी बेटी शकुंतला, जिसे आप बहुत प्यार करते थे, 11 साल की बेटी थी, वो इस दुनिया से चली गई। और उसके बाद जो है आपकी बेटी के जाने के लगभग जो है 7 साल बाद आपके पिताजी 4 महाभूतों में विलीन हो गए। कितना लगातार जो है आप एक तरफ से जो है परिवार में आप अकेले रह गए, परिवार के रिश्तेदार लोग इकट्ठा हुए, आपके ऊपर दबाव डालने लगे कि क्यों ना हम इस विषय में जो है अब आप अकेले हो गए हैं, परिवार में कोई बचा नहीं है, बेटी चली गई है, माँ चली गई है, पिता चले गए हैं, पत्नी चली गई है, तो ऐसी हालत में आपको जो है शादी कर लेना चाहिए, हैं? तो ऐसा करके दिखते। तो ये जो विचार आपके सामने रिश्तेदारों ने उन्होंने पेश किया, और इस पेश किया तो आपने इस बात को मना कर दिया, दूसरी शादी के लिए आपने मना कर दिया। आपने कहा कि नहीं, अब तो मेरी शादी जो है स्वतंत्रता के लिए है, वो लड़ाई लड़ने के लिए, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, अगली शादी स्वतंत्रता लड़ाई में बाधक होगी, इसलिए मैं कोई शादी नहीं करूँगा। और आपका सबसे बड़ा जो आपने ठाना था कि मैं लोगों को कैसे अपनी बात से हर जगह में, हर कार्यक्रम में मैं पहुँच नहीं सकता, इसके लिए आपके लिए नौकरी और ये जो घर जो है, दोनों चीज़ें आपके लिए बाधा आपको लग रही थी। तो आपका ध्यान जो है जो चीज़ आप कहना चाहते थे उसको करने के लिए आपने, अब तक आपकी एक बहुत अच्छी टीम बन गई थी। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी जो एक क्रांति के पुरोधा योद्धा हैं, उनके साथ आपका मिलन हो गया। एक हमारे बहुत बड़े उनके साथी जो है चौधरी राजेंद्र प्रसाद चौधरी, जो जनसंघ से 2 बार विधायक रहे हैं, आपकी टीम के साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे साथी उत्तर प्रदेश बिहार के ऐसे लोग आपकी टीम में आके मिल गए। और उस वक्त एक संगठन का जो विचारों को आगे उत्प्रोत एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस हुई, तो आपने मिलके एक संगठन की रचना की, जिस संगठन का नाम अर्जक संघ के नाम से जाना जाता है। आज अर्जक संघ उत्तर भारत के बहुत बड़े उसका जहाँ आर्य समाज का उद्भव हुआ, वहाँ अर्जक संघ ने भी अपनी बात को जो है बहुत बड़े उसको काउंटर करने की कोशिश की। और ऐसे वक्त में जब आप ये सब सारी चीज़ें कर ही रहे थे, तो आपको ट्रू रामायण ए रीडिंग, जो पेरियार रामास्वामी नायकर जो तमिलनाडु से थे, उनकी किताब आपने पढ़ी, तब आपको पता लगा कि सच ये नहीं है, सच वो है। तो आप जो है पेरियार जी से मिले, पेरियार जी के साथ मिलकर अब आपने काम करना शुरू किया, और पेरियार जी से काम करते करते आपने जो है पेरियार साहब से उस किताब का जो इंग्लिश में आपने पढ़ी थी, उस किताब का हिंदी अनुवाद के लिए आपने उनसे परमिशन मांगी। तो पेरियार साहब ने 1/7/1968 को, यानी 1 जुलाई 1968 को आपको ये पुस्तक हिंदी में छापने के लिए आपको परमिशन दे दी। यह पुस्तक आपने लगातार 1 साल मेहनत करके इस पुस्तक को इंग्लिश से हिंदी में लिखा, और इस पुस्तक को जो सच्ची रामायण के नाम से आपने इस पुस्तक को लिखा। और जो ही सच्ची रामायण 1 जुलाई 1969 को जो पब्लिक में आई, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। ब्राह्मणवादी लोग और सरकार में जो लोग थे, उन्होंने क्लेश और इतना साड़ फूंक, हर जगह दंगा, हर जगह जो है प्रदर्शन, सब जो है चारों तरफ प्रायोजित आरएसएस के द्वारा किया गया। और उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार जो है चौधरी चरण सिंह चला रहे थे। चौधरी चरण सिंह को अपनी सरकार को जाती हुई नज़र आई, तो चौधरी चरण सिंह ने उस पुस्तक को बैन कर दिया। और आपने जो उस पुस्तक को जो बैन कर दिया, तो आपको ये लगा कि इस पुस्तक को बैन करना तो ये मेरे मुंह के ऊपर पट्टी बांधने जैसा है, और हमारी भावनाओं को चोट पहुँचाई जा रही है। तो एक तरफ ब्राह्मण समाज और धार्मिक लोग ये कहते थे कि ललित सिंह यादव और पेरियार ने हमारी
हमारे जो है भावनाओं के ऊपर चोट, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है, तो आपके खिलाफ जो है जगह जगह मुकदमे दर्ज किए गए, आपकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन आप कब मानने वाले थे? आपके इस हाई कोर्ट में जो है जुडिशरी जो है हाई कोर्ट में आपने इस पुस्तक को वो करवाने के लिए कि ये तो हमारी जो है संविधान में मिली हुई जो हमारी वो है स्पीच ऑफ, जो हमारी संविधान में जो हमें बोलने की आज़ादी मिली हुई है, लिखने की आज़ादी मिली हुई है, फंडामेंटल जो राइट हमारे है वो इससे हनन हुआ है। तो इसके लिए आपने अपने साथियों से चर्चा की और एक ऐसे एडवोकेट आपको मिले जो आपके इस बनवारी लाल यादव जी, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है इतिहास के अंदर, उनका नाम हमेशा रहेगा। बनवारी लाल यादव ने कहा कि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, और आपके लगातार जो है आप एक चतुर्वेदी एडवोकेट जो है आपके, उनके सहयोगी श्री पी.सी. चतुर्वेदी एडवोकेट तथा आसिफ अंसारी एडवोकेट भी, 3 साथी जो है आपके इस जो बुक आपकी जो सच्ची रामायण जो थी, इसको छुटवाने के लिए हाई कोर्ट में लगातार 26, 27, 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन तक बेंच ने सुनवाई की। और उस बेंच ने जो है 19 जनवरी 1971 को जो है जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव, जस्टिस हरीश रूप ने बहुमत से निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया? ये एक बहुत बड़ी जीत थी, सच्चाई की जीत थी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती के आज्ञा को निरस्त करे। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने जो ये आर्डर है इसका कोर्ट जो है वो निरस्त करती है, और जो जितनी पुस्तक आपने जब्त किया वो वापस जो है लालच सिंह यादव को सारी, नंबर 2 पुस्तक जो है जब्त पुस्तकें सारी की सारी, ज़्यादा गुड हिंदी में है उत्तर प्रदेश की, जब्त शुदा पुस्तकें सच्चे रामायण अपीलाइंट ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। ये कोर्ट का दूसरा आदेश था। तीसरे आदेश में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अपीलाइंट ललई सिंह यादव को वाद खर्चे के तौर पे 300 रुपये देने का भी आदेश जो है बेंच ने किया। एक बहुत बड़ी आपकी जीत थी, और मैं ये कहता हूँ कि उत्तर भारत के नहीं, पूरे भारत के या पूरी दुनिया के जो लड़ने वाले लोग हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बात करने वाले लोग हैं, उनके आंदोलन की ये बहुत बड़ी जीत थी। मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेंच को और हाई कोर्ट के उस बात को। लेकिन ये जो दूसरे जो लोग थे जिनके हाथ में हमेशा से हज़ारों सालों तक जो इस देश के जनमानस को दबा के रखते थे, जन्म आधारित जिन्होंने आदतें थी जिनको लोगों को दबा के रखने की, वो कब रुकने वाले थे? वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट चले गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी वही चीज़ हुई। तो सच्ची रामायण अभी लोगों के बीच में 10 मार्च 1970 के पास आज्ञा के सम्मान धर्म परिवर्तन किया, आपको लगा कि ये गलत है। और डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब थी जाति भेद का उच्छेद, वो किताब भी उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने वो आदेश किया था कि किताब भी ना पढ़ाई जाए, और उस किताब को भी जब जब्त कर ली तो आपने उस किताब की लड़ाई भी आपने लड़ी, और वही आपकी टीम जो बनवारी एडवोकेट उनके सहयोगियों ने पैरवी की, मुकदमे में जीत हुई। और 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार को इन सभी पुस्तकों को जो आप चौधरी चरण सिंह ने इन किताबों को जो जब्त किया था, उन सारी किताबों को जो है निरस्त किया इस आदेश को, और वो किताबें आपको सुलभ हो सकी, जनता के लिए सुलभ हो सकी। ये कितनी बड़ी बात जो है ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत थी। अभी आप रुकने वाले कहाँ थे? ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपने एक बहुत, जब आपको जिस ताने बाने ने, जिस तरीके से जिस आर्य समाज ने आपको जो जैसी नैतिक शिक्षा दी, वो सारी बातें अब आपको याद आई। तो आपने एक बहुत बड़ी किताब, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट आपने की, आर्य नैतिक पोल प्रकाश, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, उसके ऊपर आपने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी जो 1973 में जो है वो किताब आई, और आपके ऊपर फिर मुकदमा चला। आपको उस मुकदमे से लड़ने के लिए आप पूरी ज़िंदगी इसमें लड़ते रहे, और ऐसा करते हुए आपको जो है ये सारी बातें आपके रूबरू होते रही। तो इन सब सारी चीज़ों में अगर हम देखते हैं कि पूरी वैसे तो आपकी इस लाइफ के ऊपर इतनी थोड़ी सी बात में चर्चा करना, मैं ये कहता हूँ हमारे महापुरुषों के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस विषय को हम लगातार आगे दूसरे एपिसोड में बढ़ाएंगे,
आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल नेक्स्ट एपिसोड पे इसमें चर्चा करेंगे। तो आज एक बार फिर हमारे ऐसे महापुरुष, हमारे पेरियार के सबसे प्रिय शिष्य, मैं ये कह सकता हूँ उत्तर भारत के पेरियार, जो हमारे ऐसे महापुरुष हैं, पेरियार, यूँ कहूँ कि पेरियार ललई सिंह यादव जी की का जय भीम, लाल सलाम, क्रांतिकारी अभिनंदन, क्रांतिकारी इस्तकबाल।